उसकी नजरें मुसलसल अकबनुमा आईने पर जमी हुई थी। वो पीछे से आने वाली हर स्याह गाड़ी पर इस तरह अंदाज में नजरें दौड़ा रहा था। इनमें मर्सिडीज समेत दूसरी कंपनियों की गाड़ियां भी थी, मगर हमारी मतलूबा कार नहीं थी। अगले ट्रैफिक सिग्नल पर मामूर सिपाही ट्रैफिक को रोशनियों के मुताबिक रवा रखने में कासिम मुस्तैदी का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन उसने अपने से कुछ फासले पर गलत जगह पर रुकी हुई लैंड रोवर पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। पहले इम्कान यह था कि वो गाड़ी की शान शौकत की वजह से उधर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। दूसरा सबब यह हो सकता था कि उसे गाड़ी में मौजूद मुसाफिर नजर आ रहे थे। ऐसी सूरत में उसे यह गलत फहमी हो सकती थी कि गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है या फिर किसी का इंतजार किया जा रहा है। ये दो मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर ट्रैफिक पुलिस सख्त रवैया अपनाने से गुरेज करती है। हम तीनों ही बारी बारी घड़ियों पर निगाह डाल रहे थे। वक्त बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। आखिरकार अव्वल खान ने हिजान अंगेज अंदाज में नारा लगाया, एक मर्सिडीज 280 आ रही है। मैंने बेख्तियार अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा। सुइयां 5 बजने में 5 मिनट का ऐलान कर रही थी। 5 बजे दफातर का वक्त खत्म होते ही शहर की उस मसरूफ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक का जबरदस्त रेला शुरू होने वाला था। मेरी दिली दुआ थी कि वह हजूम आने से पहले ही हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। अव्वल खान की जीप के शीशे स्याह थे। अंदर बैठे हुए लोग बाहर की हर चीज वाज़े तौर पर देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर वालों के धुंधले हेवलों के सिवा कुछ और देखना मुमकिन नहीं था। अव्वल खान ने दाहिनी तरफ का इंडिकेटर जलाकर गाड़ी पहले गियर में डाल दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो एक पुरशकू स्याह मर्सिडीज सड़क पर नरम हिचकोले लेती हुई हमारी तरफ बड़ी चली आ रही थी। दरमियानी फासला लम्हा बलमा कम हो रहा था। फिर मैंने उस गाड़ी का नंबर भी पढ़ लिया। मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। वह हमारे पहले मतलूबा मुजरिम गफूर भट्टी की गाड़ी थी। ये तो वही है। एक लहजे के बाद वीरा की तेज सरगोशी गुंजी। अव्वल खान गाड़ी को हरकत में ला चुका था। उसने ऐसा अंदाज इख्तियार किया था जैसे वो फुटपाथ का किनारा छोड़कर एहतियात से दरमियानी कतार में पहुंचना चाहता हो या सिग्नल से कैंट स्टेशन की तरफ मुड़ने का इरादा रखता हो। मर्सिडीज के गुजरने से पहले लैंड रोवर सड़क के वस्त में आकर रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसका दाहिना इंडिकेटर बदस्तूर जल बुझकर अगली गाड़ी के अकबी हिस्सों पर इनिकास दे रहा था। इस वक्त सिग्नल सब्ज था। स्याह मर्सिडीज वाला इंडिकेटर से खायफ था। उसने लंबा हॉर्न बजाते हुए अव्वल खान के रुख से आगे निकल जाना चाहा। शिकार को निशाने पर पाकर अव्वल खान ने स्टीयरिंग पर अपने हाथों को खफीफ सी हरकत दी और फिर बहुत बेरहमी से मर्सिडीज को दाहिनी तरफ दबाता चला गया। यूं लग रहा था जैसे वो दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए सिग्नल के चबूतरे तक पहुंचने के लिए कोशां हो। मर्सिडीज का ब्रेक चीखे। इस वक्त तक दोनों तेज रफ्तार गाड़ियां सिग्नल तक पहुंच चुकी थीं। अव्वल खान ने अपनी समत के विंडो मिरर में देखते हुए मजीद स्टीयरिंग काटा और ब्रेक पर पांव रख दिया। ब्रेक लगने के बाद अपने जोर में सड़क पर घसीटती हुई मर्सिडीज का बायां फेंडर एक धमाके से लैंड क्रूजर के पिछले हिस्से से अटक रहा। धमाके की आवाज ने दूसरे ड्राइवरों के औसान खता कर दिए। पलक झपकने में ट्रैफिक दरहम बरहम हो गया और सिग्नल की परवाह किए बगैर बाएं तरफ से एसटीएफ की 2 गाड़ियां इस तरह मर्सिडीज के करीब आ रुकी कि एक ने उसके पीछे होने का रास्ता मसदूद कर दिया। दूसरी गाड़ी बाएं पहलू को घेर चुकी थी। रवाना ट्रैफिक के दौरान में वो सारी तब्दीलियां चश्मे-ज़दन में रूनुमा हुई। बगैर टाई के बेशकीमत अंग्रेजी सूट में मलबूस एक जसीम और तुंदखू शख्स बरहमी के आलम में मर्सिडीज के अकबी दरवाजे से नमदार हुआ। इस वक्त मैं भी प्रोग्राम के मुताबिक सुरात से नीचे पहुंच चुका था। एसटीएफ की दोनों गाड़ियों में से 5 अफराद ने गैर मुतल्लिक लेकिन इंसाफ पसंद तमाशाइयों का रूप धार कर सूट वाले का गिरबान पकड़ लिया। मर्सिडीज का तनोमन मकरानी ड्राइवर इस नागानी उस्ताद पर बौखला गया था। वो अपने मालिक के साथ नीचे उतर चुका था, लेकिन बिगड़ी सूरत हाल देखकर वो खुले हुए दरवाजे से मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट के नीचे झुका और फिर सीधा होती ही उसने दाहिना हाथ फिजा में सीधा करके पैर दर पैर 2 हवाई फायर कर दिए। एसटीएफ के एक पेशावर एहलकार ने उसके उठे हुए हाथ के नीचे पसलियों पर खड़ी हथेली का ऐसा मोलक वार किया कि पसलियां टूटने की वाज़ेह आवाज के साथ ड्राइवर बुलबुलाता हुआ सड़क पर ढेर हो गया। इसका रिवाल्वर बरदार हाथ खुद ब खुद बेजान हो चुका था। मैंने जूते से उसकी कलाई दबाकर रिवाल्वर छीन लिया। फायर होते ही वहां भगदड़ मच गई। चौराहा बिल्कुल वीरान हो गया था। ट्रैफिक कांस्टेबल उछलकर एक रेंगती हुई सुजुकी पिकअप के पिछले हिस्से में सवार हुआ और जंगी पोजीशन लेकर सीने के बल लेट गया। फायर के साथ कांस्टेबल का रद्द-ए-अमल इतना तेज था कि सुजुकी वहां से फरार हुई तो कांस्टेबल इस पर सवार था। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां अंधाधुंध तेज रफ्तारी से फरार हो गईं। इस तरफ आती हुई गाड़ियां दूर ही रुकीं। मकरानी ड्राइवर के 2 फायरों ने दूर दूर तक खौफो हिरास फैला दिया था। वारूनुमा होने वाले इन वाकयात में कोई तरतीब नहीं थी। यह सब फायर होते ही एक साथ हुआ था। मुझे संगामे में अपना पिस्तौल निकालने का मौका ही नहीं मिल सका था। मैंने झपट कर मकरानी से छीने हुए रिवाल्वर के नाल सूट में मलबूस
तुंदखू शख्स के पेट से लगा दी। इसी असना में एसटीएफ का एक जोशीला कारकुन इसके दुरुस्त जबड़े पर एक जोरदार मुक्का रसीद करके इसके औसान खता कर चुका था। इसकी सारी बरहमी काफूर हो चुकी थी और बहुत घबराया हुआ नजर आने लगा था। चल साले, ऐसी हवाले ने उसके गिरेबान को झटका देकर कहा। मर्सिडीज में बैठकर अंधे की तरह गाड़ी चला रहा था। और अब बदमाशी करता है तेरी तो। उसने झुलाट और गुस्से के आलम में कुछ कहना चाहा तो पीछे से पुष्ट पर एक लात पड़ी। वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सका और लड़खड़ाता हुआ इधर ही चल पड़ा जिधर उसे खींचा जा रहा था। अगवा के इस मंसूबे में वक्त की बहुत अहमियत थी। हमें कलील तरीन वक्त में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वहां से रफू चक्कर हो जाना था, क्योंकि वहां से थोड़े ही फासले पर वाक़े चौराहे पर VIP ट्रैफिक पोस्ट थी, जहां हर वक्त ट्रैफिक पुलिस का भारी अमला ताकतवर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और वायरलेस के साथ मौजूद रहता है। इस कार्रवाई में किसी भी आतिशी हथियार का इस्तेमाल हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, लेकिन गफूर भट्टी के मकरानी ड्राइवर ने बुखलाट में 2 हवाई फायर करके सारा खेल बिगाड़ दिया था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर कुर्बो जवार से पुलिस की मुतअद्दिद गाड़ियां इस तरफ जलगार कर सकती थी। हम में से कोई भी पुलिस का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। अव्वल खान अपनी शनाख्त के सारे इन लोगों को इस मामले से दूर रहने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन इस तरह न सिर्फ वक्त बर्बाद होता बल्कि असल किरदार भी पूरी तरह बेनकाब हो जाते। इस वारदात को गाड़ियों की इत्तेफाकी हादसे, मुख्तसर सी तकरार और फिर अगवा का रूप देने के लिए यह जरूरी था कि पुलिस के आने से पहले वहां से फरार हो जाते। सब कुछ हैरान कुन तेजी से हुआ। मर्सिडीज के ड्राइवर के 2 फायर भी स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई में खलल अंदाज नहीं हो सके और वह मुश्किल 1 मिनट के अंदर अंदर गफूर भट्टी को लैंड रोवर की पिछली सीट पर डालकर हम तेजी के साथ आगे रवाना हो गए। हमारे पीछे ट्रैफिक जाम था, लेकिन आगे सड़क वीरान हो चुकी थी। लैंड रोवर के साथ एसटीएफ की बकिया 2 गाड़ियां भी मुख्तलिफ समतों में निकल भागी थीं। पीछे से गफूर भट्टी की दबी दबी गोराटे और इनमें घुली हुई गंदी गंदी गालियां सुनाई दे रही थी। अवसान बहाल होने पर मैंने मुड़कर देखा तो वीरा अपने शिकार को पिछले पायदान में गिराकर उसके मुंह पर चढ़ी बैठी थी। उसका एक हाथ उसने अपने पैर में दबाया हुआ था और दूसरे को दोनों हाथों से मरोड़ रही थी। तुम अपना काम करो, ये सुवर का बच्चा अभी बेबस हो जाएगा। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वीरा बोली, इसके 2-3 जोड़ उतर जाएंगे तो चौकड़ी भूल जाएगा। वड़बूंग भी खिलाफ तवक्का जल्दी खत्म होगी। और वीरा अपने शिकार को छोड़कर सीट पर आ बैठी। इसे मार तो नहीं दिया तुमने? इसके इत्मीनान पर मैंने बुखला कर पूछा। जिंदा है, बस कनपट्टी पर सही हाथ पड़ गया। हो सकता है इसके बाएं बाजू का कोई जोड़ भी उतर गया हो। अब ये काफी देर तक यूं ही आराम करता रहेगा, वीरा ने बेपरवाही से कहा। तुम्हें इसके चेहरे पर सवार होने की क्या जरूरत थी? मैंने कदरे खफकी से पूछा। अगर तुम्हारी जिल्द में दांत काट देता तो तुम्हारे ऊपर 14 तबक रोशन हो जाते। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। इसकी भी यही कोशिश थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। चुस्त जीन्स पहनने का ये फायदा आज ही मेरे इल्म में आया है। तुम बाज़-औक़ात अपनी निस्वानी नज़ाकतों को बालाए ताक रखकर इतनी मर्द मार बन जाती हो कि तुम पर गुस्सा आने लगता है। मैंने उसी लहजे में कहा। औरतों की दिलेरी और बेखौफी एक हद तक की अच्छी लगती है। चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा था। ऐसे में सोचने समझने का होश किसे रहता है? चंद सेकंड में इतना खौफनाक और भरपूर एक्शन मैंने शायद ही कहीं देखा हो। वैसे तो तुम मार्शल आर्ट्स में महारत का दावा करती हो। इसके सीट पर गिरते ही जोरदार कराटे चोप लगा देती तो वो वहीं ढेर हो जाता। मगर तुम्हें बिल्ली की तरह अपने शिकार से खेलने का शौक है ना। वो इतनी सादगी से बेहोश हो जाता तो तुम्हारा शौक कैसे पूरा होता? मैंने ये कोशिश की थी, मगर मेरा हाथ ओछा पड़ा। मैदान की लड़ाई और किसी कार की सीट पर होने वाले मुकाबले में बहुत फर्क होता है। हाथ उठाने की जगह है न टांग चलाने की आज़ादी। गनीमत है कि वो ज़ेर हो गया, वरना अब तक इसकी चीखें सुनकर 10 गाड़ियां तुम्हारा पीछा कर रही होती। ये देखो कि क्या हुआ है, ये ना सोचो कि कैसे हुआ है। अव्वल खान ने पुरस्कून लहजा में कहा। अहम बात यह है कि वीरा ने अपने हिस्से का काम खुश असलूबी से कर लिया। हादसे के वक्त वहां खासी भीड़ थी। किसी न किसी ने गाड़ियों के नंबर जरूर नोट किए होंगे। वीरा ने मौजू बदलते हुए एक वाज़ेह खतरे की निशानदेही की। वो बात मेरे जहन में भी नहीं आ सकी थी। तुम्हें किसी गाड़ी का नंबर याद है? अव्वल खान उससे पूछ बैठा। उसे खामोश पाकर दोबारा कहने लगा। ऐसे वाकयात हर शख्स को आवाज बाख्ता कर देती हैं। फायरिंग होते ही हर एक को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। नंबर किसने देखा होगा? यह जरूर है कि मैंने एहतियात की थी। चारों गाड़ियों की नंबर प्लेटें जाली हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें असल नंबर प्लेटों से बदल दिया जाएगा। जिसका चिजर मुंह उठा वो उसी तरफ भाग निकला। कुछ पता है कि वो कहाँ गए होंगे? मैंने पूछा। 5:30 बजे तक वो वहीं आएंगे जहां हम जा रहे हैं। अव्वल खान के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। कैदी को वही लोग ब्लैक सी नामी बोर्ड पर पहुंचाएंगे। और तुम्हारा किधर का इरादा है? वीरा ने मुतजस्सिसाना लहजा में पूछा। अब हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। तुम दोनों बैरी मुसाफिर बन जाओगे। मैं खुशकी पर अपना खुश काम करूंगा। कमांडर सईद के मुसाफिरों ने नादिया के पूरे इत्मीनान के मुताबिक खाके बना लिए हैं। मैं यहाँ से वो खाके लेने जाऊंगा ताकि इन पर फौरन काम का आगाज किया जा सके। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम किधर जा रहे हो? वीरा ने उसे टोका। डिफेंस में मेरीना के नाम से एक वीरान साहिली इलाका है जहाँ थोड़ा बहुत तामीरी और सर्वे का काम हो रहा है।
वहां कोई भी हमारी भीड़ पर तवज्जो नहीं देगा। वहां बहुत से सर फिरे आते रहते हैं। आज मेरीना क्लब जिन मिसाली सहूलतों से आरास्ता है वो उन दिनों एक सुहाने वादे से ज्यादा नजर नहीं आता था। वहां काम की रफ्तार बहुत सुस्त थी। किनारे पर पत्थर भरकर समंदर से जमीन छीनने का सुस्त रद्दे अमल कदरे तेज था, क्योंकि इसका इन्हिसार समंदर के रोजाना और महाना मद्दो जजर पर था। पानी चढ़ने तक जो पत्थर जमने से रह जाते थे उन्हें ऊंची लहरें अपने साथ बहाकर गहरे पानी में ले जाती थी। वो सब वहां काम करने वालों के फनी मसाइल थे जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वो इलाका मेरा देखा भाला था। मेरी राय में अव्वल खान ने सब लोगों को जमा करने के लिए शहर के बेहतरीन मकाम का इंतखाब किया था। हमारी गाड़ी मेरीना की समुद्री खाड़ी के किनारे पर बनी हुई सड़क पर सबसे पहले पहुंच गई। अव्वल खान ने लैंड रोवर को सड़क से साहिल की तरफ उतार कर रोका। गफूर भट्टी की बेहोशी की तरफ से अपना इत्मीनान किया और फिर नीचे उतर गया। वहां वक्त गुजारी के लिए चहलकदमी के सिवा कोई चारा नहीं था। आज एक बेरौनक वीराना है, लेकिन अगले चंद बरसों में वाटर स्पोर्ट्स के शायकीन के हजूम में यहाँ तिल धरना भी मुहाल हो जाएगा। अव्वल खान ने रेतीली पट्टी को अबूर करके पथरीली साहिल की तरफ पेशकदमी करते हुए कहा, इस साहिल पर समुद्री तफरीहात और वाटर स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले क्लब कायम करने के लिए 1,000 गज के 100 प्लाट बनाए जा रहे हैं, जिनको रहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि इस खाड़ी में गलाजत के अंबार न लग सके। इतनी तफसील से बता रहे हो जैसे ये मंसूबा तुमने तैयार किया हो। वीरा ने उस पर तंज किया, मंसूबा जिस किसी ने भी बनाया है बहुत खूबसूरत है। मेरे पास वक्त और सरमाया हो तो मैं यहाँ एक ठिकाना जरूर बनाऊं। अव्वल खान ने समंदर पर मंडलाते हुए परिंदों पर नजरें जमाकर हंसरत से कहा, तुम्हारे लिए सरमाए की क्या कमी है? अभी गफूर भट्टी से बात करो, वो अपनी रहाई के लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम दे देगा। वीरा ने बेसाख्ता कहा, उसके लिए 2-4 करोड़ की कोई हैसियत नहीं होगी। मैं ऐसी रकम पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करूंगा जो जमीर के किसी सौदे में हासिल की गई हो। अव्वल खान ने तल्ख और हकारत अमेज लहजे में कहा, पैसे को अपना ईमान बना लेने वाले ही अपनी मिट्टी को गिरवी रखवाते हैं। मैं इन काबिल नफरत लोगों में से नहीं हूं। तुम बुरा मान गए, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। अभी तो तुमने खुद ही कहा था कि मेरीना में रहाइश की कोई गुंजाइश नहीं होगी, फिर तुम यहाँ घर बसाने के ख्वाब क्यों देख रहे हो? वीरा का लहजा खुश आमदाना हो गया। घर न सही कला भी हो, इसमें समंदर पर झूलती हुई चौकीदारी की एक कोठरी तो हो सकती है। एक आदमी की जरूरत ही क्या होती है? चंद गज जमीन से गुजारा हो सकता है। सैकड़ों और हजारों गज की बात तो फिर एकड़ों पर भी पूरी नहीं हो सकती। हवस की कोई हद नहीं होती। पसंद है तुम्हारी, वरना मुझे तो आबादी न होने के बावजूद इस खाड़ी में बदबू बल्कि सड़ान महसूस हो रही है। लोगों के यहाँ बैठना और खाना पीना 2 बार हो जाएगा। यह खाड़ी की नहीं, इस दलदली घास की बदबू है। इस समुद्री पानी के दरमियान उभरे हुए बड़े से सरसब्ज जजीरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तरक्याती काम होगा तो ये दलदल भी समेट जाएगी। यह बहुत वीरान और महफूज खाड़ी है। मैंने अव्वल खान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या ब्लैक सी को यहाँ नहीं लाया जा सकता? यहाँ गफूर भट्टी को बहुत इत्मीनान से बोट पर मुंतकिल किया जा सकता है। किनारे पर जेरे आप गिरे हुए पत्थर इंजन का पंखा तोड़ देंगे या फिर बोट के पैंदे में सुराख कर देंगे। जब तक उथले पानी की सफाई के बाद क्लियरेंस जारी नहीं की जाती, ये साहिल मखदूश रहेगा। बज़ाहिर वो सारी गुफ्तगू वक्त गुजारने का एक हीला थी, लेकिन इसके नतीजे में वीरा ने अव्वल खान का मजबूत किरदार का एक नया पहलू देख लिया था। वो कोई दरवेश मंश आदमी नहीं था। उसे भी पैसा कमाने की आरज़ू थी, लेकिन रिश्वत और हराम से हासिल किए हुए पैसे को वो अपनी जात के लिए शजरे ममनू समझता था। रिश्वत लेने का इख्तियार न होने की सूरत में हर शख्स मजबूर होकर ईमानदार बन बैठता है। मेरे दानिश में असल ईमानदारी वही होती है जो कुव्वत और इख्तियार के बेशुमार जराए पर काबिज होने के बावजूद माले हराम से गुरेजा रहते हैं। सूरज आसमान का मगरबी कोशों की तरफ झुकता जा रहा था और खाड़ी पर मुलगजा सा उजाला रफ्ता रफ्ता सिमट रहा था। 5:30 बजे से पहले तीनों गाड़ियां वहां आ पहुंची थी। गाड़ियों की जमा होते ही एक शख्स किसी के कहे सुने बगैर नंबर प्लेटें तब्दील करने में मसरूफ हो गया। अव्वल खान ने फिजाइया के मारूफ कोड में अपने एक साथी को मुखातिब किया, कैदी मेरी गाड़ी में बेहोश पड़ा है, इसे हाथ पैर बांध कर बोरी में डाल दो। इसके मुंह में कपड़ा ठूंसना जरूरी है। बोट बेसन में डबल डेक वाली एक सफेद लांच तैयार खड़ी है। इसका नाम ब्लैक सी है। यह बोरी सामान के तौर पर पूरी एहतियात से बोट के निचले डेक में पहुंचानी है। ओके बास, राजर ने सर को कदरे खम देकर कहा, एहतियातन तुम सब साथ रहोगे। 2 आदमी 2 गाड़ियां लेकर जाएं। मुझे भी एक जरूरी मिशन पर जाना है। तुम 4 आदमी डैनी और वीरा को कैदी के साथ ब्लैक सी पर रवाना करोगे। ये कहकर वो यकायक वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम एक बार फिर सोच लो, वापस लौटना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं अपने फैसले सोच समझ कर करती हूँ, वीरा ने मुस्कुरा कर नरमी से कहा। ठीक है। अव्वल खान दोबारा राजर की तरफ मुड़ गया। मेरी गाड़ी खाली करो। जोट की एक नई बोरी पिछली सीट के नीचे से मिल जाएगी। तुम सब एक जीप में आसानी से समझ सकते हो। नंबर प्लेटें तब्दील होने के बाद 2 गाड़ियां नीम पुख्ता सड़क पर धूल उड़ाती हुई वापस रवाना होगी।
बाकी रह जाने वाले 4 अफराद ने गफूर भट्टी को पूरी एहतियात के साथ जोट की बोरी में बंद करके पिछले हिस्से में रख दिया। अव्वल खान ने जाने से पहले अपने आदमियों को आखिरी हदायत दी, जिनमें यह नुक्ता भी शामिल था कि वो सूरज गरूब होने तक ही बोट बेसन पहुंचे ताकि इन्हें अंधेरे से भी मदद मिल सके। अव्वल खान की लैंड रोवर पहले रवाना हुई, इसके पीछे हमारी कुशादा जीप थी। वीरा को अगली नशिस्त दी गई थी। मैं बाकी 3 अफराद के साथ पीछे बैठ गया था। सूरज गरूब होने के इंतजार में हमारी जीप डिफेंस से निकलकर क्रिप्टन की साहिली सड़क पर घूमती रही और जब सूरज एक बिगड़े हुए नारंगी रंग के गोले की तरह पानी में मुंह छुपाने की तैयारियां करने लगा तो राजर ने जीप बोट बेसन की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। हम बोट बेसन पहुंचे तो रोशनियां चल चुकी थी। ब्लैक सी इतनी नुमाया बोट थी कि जीप पार करते हुए हमारी नजरों में आ गई। उसके सफेद पहलू पर 2 लंबी लंबी स्याल लहरें पेंट की हुई थी और इन्हीं के दरमियान आछी जर्द हरूफ में ब्लैक सी लिखा हुआ था। बकिया लोगों को वहीं छोड़कर मैं ब्लैक सी वाली अनेक्सी में गया तो 24 बर्थ पर मजबूत जिस्म वाला एक शख्स किसी का मुंतजिर था। चुस्त आदि आस्तीनों वाली शर्ट में उसके बाजू के मछलियां गोया बाहर उबली पड़ रही थी। उसने अपनी चमकती हुई नजरों से मेरा जायजा लिया और धीरे से बोला, ब्लैक सी बिल्कुल तैयार है सर। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने दोस्ताना हैरत से सवाल किया। अंदाजा समंदर में आधी उम्र गुजार कर यही तजर्बा हासिल किया है कि अब आदमी की पहचान होने लगी है। कार्गो की तरह पहले उसे ऊपर पहुंचाते। मैं के लिए गड़बड़ा गया था। पता नहीं वो किस कार्गो की बात कर रहा था, मगर फिर बात समझ में आ गई। उसने वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज में किसी से मकरानी बोलनी शुरू कर दी। वो खामोश हुआ तो ब्लैक सी के किसी हिस्से से उसी जुबान में जवाब आया और चंद सानियों बाद वो दूसरा आदमी बेअर्शे पर नमदार होकर चौबी घाट पर आ गया। उसने आते ही अदब से मुझे और राजर को सलाम किया था। मकरानी जुबान बोलने वाले वो दोनों मल्लाह, मुहज्जब और थोड़े बहुत पढ़े लिखे नजर आ रहे थे। इनमें से एक का नाम अकबर था, वो बोट का नाखुदा था। दूसरे का नाम शीदा था। अहमद आबिद तीसरा शख्स रवानगी के लिए इंजन की आखिरी जांच पड़ताल कर रहा था। शीदा अपने कप्तान अकबर से ज्यादा जसीम और कुटीला था। वो दोनों हमारे साथ जीप तक आए। राजर के आदमियों ने वजनी बोरी को सहारा देने की कोशिश की, मगर शीदे ने सबको अलग हटा दिया। उसने दोनों हाथों से बोरी का मुंह थाम कर उसके वजन का अंदाजा किया, बोरी को एहतियात से सरे तक घसीटा और पलटकर नाहित इत्मीनान से उसे अपनी पुश्त पर ला दिया। वो गफूर भट्टी जैसे भारी आदमी को लेकर चला तो उसके कदमों में जरा भी लग्जिश नहीं थी। बोझ उठाने में उसकी पेशावराना महारत ने सबको हैरान कर दिया। वो बोरी समेत अरशे पर पहुंचकर गायब हो गया। ब्लैक सी दोहरे अरशे वाली बड़ी बोट थी, इसलिए इसमें सवार होने के लिए हमें ज्यादा नीचे नहीं उतरना पड़ा। अरशा दूसरी सीढ़ी से तकरीबन मिला हुआ था। हमने सीढ़ी पर पहुंचकर राजर और उसके साथियों की तरफ हाथ लहराए। अकबर दौड़कर नीचे गया, फिर उसने ऊपर व्हील पर आकर इंजन चला दिया। इंजन चलने से पहले अरशे पर 2 बल्ब धुंधलाई हुई जर्द रोशनी दे रहे थे। इंजन चलते ही दोनों कुमकुमे रोशनी से जगमगा उठे। शीदे ने बर्फ से रस्सा खोला और फिर कूद कर अरशे पर आ गया। ब्लैक सी हल्की सी थथराहट के साथ हरकत में आने लगी थी। वीरा ने चमकती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा तो मेरे वजूद में खौफ की एक बेनाम सी लहर सरायत करके अंधेरी रात में समंदर के सफर पर निकलते हुए शायद उसके सोए हुए हैवानी जज्बे बेदार हो रहे थे और यह खतरनाक बात थी। मैं उसे नजरअंदाज करके बोर्ड का जायजा लेने लगा। ऊपर पायलट या कप्तान के छोटे से कैबिन के पीछे 10 नशिस्तों का एक आरामदेह कैबिन था, जिसमें तेज समुद्री हवाओं से बचाव के लिए चारों तरफ शीशे के सरकने वाली खिड़कियां लगी हुई थी। ऊपर अरशे के 1-2 कैबिनों के दरमियान वाले खला में नीचे जाने का जीना वाक़ था। बोट का इंजन सर्द था, इसलिए अकबर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ा रहा था। उसे मुड़कर एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ हम दोनों की तरफ देखा, फिर आगे मुतवज्जा हो गया। मैं वीरा का हाथ थाम कर जीने की तरफ बढ़ गया। नीचे पहुंचकर मेरी तबीयत खुश हो गई। इस हिस्से को 2 बड़े कैबिनों में तकसीम किया गया था। एक कैबिन में करीने से फाजल गद्दे वगैरह जखीरे किए गए थे। दूसरे में फर्श से 1.5 फुट की बुलंदी पर 4 ऐसे दीवान लगे हुए थे जिन्हें बिस्तर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जोट की वजनी बोरी इन बिस्तरों के दरमियान फाइबर के सब्ज फर्श पर रखी हुई थी। बोरी खोलकर जरा इसकी ज़ियारत तो करवाओ, वीरा ने मुझे कोहनी मारकर कहा। मारधाड़ में कुछ पता ही नहीं चल सका कि हम किस मखलूक को उठा लाए हैं। मैं बोरी का मुंह खोल रहा था तो अहमद नामी मल्ला हमारी आवाज सुनकर इधर आ निकला और सलाम करके मेरा हाथ बटाने लगा। गफूर भट्टी इस वक्त तक होश में नहीं आया था। हम दोनों ने बोरी खोलकर उसे बेरहमी से फर्श पर उल्टना चाहा, लेकिन वो बोरी के निचले हिस्से में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। साहब छोड़ दो, मैं बोरी काटता हूँ, उसने मुस्तद्दी से कहा। मुझे हैरत थी कि इन तीनों ने मुश्तबा अंदाज में लांच पर लाए जाने वाले कैदी के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो इस किस्म की वारदातों के आदी हों। अगर ऐसा नहीं था तो वो अपने मालिक के इतने ज्यादा वफादार थे कि उसकी खुशनुदी के लिए अपनी फितरी तजस्सुस को भी सुलाने पर कादिर थे। मैंने उसी कैबिन की एक दीवार गिर अलमारी का पट खोला तो हैरत और मुसरत से वीरा के दीदे फैल गए। इस छोटी अलमारी के निचले खानों में रोजमर्रा जरूरत की बहुत सी अशिया मौजूद थी। ऊपरी हिस्से में मुतअद्दिद अक़साम की शराबों की बोतलें ही बोतलें मौजूद थीं। अहमद ने निचले खाने से कैंची निकालकर पट बंद करते हुए कहा, साहब ये सब मेहमानों के लिए बोट पर रहता है, जिस चीज को दिल चाहे ले लेना।
बोट पर 7 दिन का राशन पानी भी मौजूद है। आइस बॉक्स में बर्फ की 2 सिले हैं, वो जब तक चल गई ठंडा पानी मिलता रहेगा। आइस बॉक्स की मौजूदगी का मतलब था कि बोट पर रेफ्रिजरेटर मौजूद नहीं था। मैं बिला वजह ही अपने साथ ब्लैक लेबल का हाफ ले आई। वीरा ने यह कहकर अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से एक चिपटी बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोला और बोतल से मुंह लगाकर 2 घूंट पी गई। तुम लोगे? उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ा के कहा। मैं वीरा के साथ समंदर में ना सही समुद्री सवारी पर उतर चुका था। अब दामन को ज्यादा देर तक तर होने से नहीं बचाया जा सकता था। मैंने भी उस हादसी सयाल से अपने हल्क से लेकर मैदे तक आग से सुलगाई और फिर बोतल उसे लौटा दी। वीरा ने अहमद को भी वही पेशकश की। उसने घिघिया कर नीम दिली से इनकार किया, मगर उसकी नजरें खुली बोतल पर ही जमी रही। फिक्र मत करो, पी लो, तुम्हारे मालिक को कुछ नहीं बताएंगे। इस सफर में हम सब दोस्त हैं। वीरा ने उसका हौसला बढ़ाया और उसने एक ही सांस में बोतल आधी कर दी। ये तो बिला नोश मालूम होता है। वीरा ने अंग्रेजी में अपनी हैरत का इजहार किया। मुझे हैरत है कि इसने अलमारी में रखी हुई बोतलें कैसे छोड़ दी हुई हैं। शराब नोशी, तमाशबीनी और कुमारबाजी मल्लाहों की अक्सरियत के महबूब मशगले होते हैं। ये बेकसूर है। बोतल वीरा को लौटाकर अहमद ने आस्तीन से अपना मुंह पूंछा और फिर कैंची से गफूर की बोरी काटने लगा। इंजन की आवाज बता रही थी कि बोट काफी रफ्तार पकड़ चुकी थी और गहरे समंदर की तरफ रवाना थी।